ये क्या माँ जी, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मैंने आपको अपनी साड़ी पहनने को क्या दे दी, आपने तो मेरी साड़ी का कचरा ही बना डाला। साड़ी पहनने की आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। आपको पता भी है यह साड़ी कितनी महंगी है। आपने तो कभी देखी भी नहीं होगी ऐसी साड़ी। आपकी औकात सिर्फ घिसी पिटी पुरानी साड़ियाँ पहनने की है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो। जाओ जाकर मेरी साड़ी उतारो और अपनी घिसी पिटी वही पुरानी साड़ी पहन कर आओ। आप महंगी साड़ी पहनने के लायक नहीं हो। भरी महफिल में निर्मला जी यह सब सुनकर बहू को देखती रह गई। दरअसल आज निर्मला जी का पोता 6 महीने का हो गया है। बेटी बहू ने घर में एक बड़ी सी पार्टी रखी है। बहू माही बहुत ही नकचड़ी और घमंडी किस्म की थी। सास को बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। आज पार्टी में बेटे बहू के मिलने वाले बड़े बड़े लोग आए हुए थे। निर्मला जी ने बहू की साड़ी पहन रखी थी। निर्मला जी से रसगुल्ले की चाशनी गलती से साड़ी पर गिर गई, जिसे देखकर बहू गुस्से से तिलमिला रही थी। सभी मेहमानों के सामने उसने अपनी सास को जलील करने में कोई कसर न छोड़ी थी। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर निर्मला जी का बेटा गौतम भी वहां आ गया। देखो गौतम, तुम्हारी माँ ने मेरी साड़ी का क्या हाल कर दिया। एक तो इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी, ऊपर से तुम्हारी माँ ने यह गंदी भी कर दी। इतना सुनते ही गौतम भी सबके सामने अपनी माँ पर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, माँ तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है कपड़े पहनने की। मेरी पत्नी की इतनी महंगी साड़ी तुमने खराब कर दी। सच में माँ, आप महंगे कपड़े पहनने के लायक नहीं हो। अपने बेटे बहू की इस तरह की बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह आंखों में आंसू लिए चुपचाप एक कोने में बैठ गई और वह उस दिन को याद करने लगी जिस दिन वह अपने पति के साथ बेटे बहू के घर आई थी। निर्मला जी कुछ समय से अपने बेटे बहू के साथ शहर में रह रही थी। सुबह से लेकर शाम तक काम वाली बाई बनकर उनके घर का सारा काम करती थी। एक दिन जब गौतम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसकी पत्नी माही बोली, गौतम, मुझसे घर का काम नहीं होता। मुझे 7 महीने पूरे हो गए हैं। अब मुझे घर के इतने सारे काम नहीं हो पाते। सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं होती। क्यों ना गांव से तुम अपनी माँ को बुला लो। अगर काम वाली को बुलाएंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इससे तो अच्छा अपनी माँ को ही यहाँ पर बुला लो। कम से कम नौकरानी के पैसे तो बचाएंगी। माही, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैंने तुमसे पहले ही सोच रखा है। मैंने पहले ही सोच लिया था, तुम्हारी डिलीवरी से पहले ही मैं माँ को यहाँ बुलवा लूँगा। वैसे भी माँ वहाँ पड़ी पड़ी करती ही क्या है। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर माही की आंखों में चमक आ गई। माँ के आने के बाद तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तुम आराम ही आराम करना। माँ घर का काम और तुम्हारी टेक केयर करती रहेगी। लेकिन गौतम, माँ आएगी तो काम करेगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो यहाँ मुफ्त का ही बैठकर खाएंगे। उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है। उनके आने से कितना खर्च हो जाएगा, इसके बारे में सोचा है क्या तुमने। माही, तुम इसकी चिंता मत करो। माँ से हम घर का सारा काम करवाएंगे और बाद में जब बच्चा हो जाएगा तब भी तो हमें एक आया की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारे काम भी हम माँ से ही करवाएंगे। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गौतम। मेरी माँ का भी फ़ोन आया था। वो भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 1 साल के लिए बुला लेना, जिससे वो बच्चे के सारे काम करती रहेगी। पर गौतम, माँ तक तो ठीक है, पिताजी का क्या काम है। पिताजी को गांव में ही पड़े रहने दो। उनको यहाँ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माँ की ज़रूरत है। माही, तुम समझती नहीं हो। अगर हम माँ को अकेला इतने समय के लिए बुलाएंगे तो वह नहीं आएगी। इसलिए हमें पिताजी को भी साथ ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में उनके खाने पीने की बड़ी समस्या होती है। और पिताजी को कौन सा हम फ्री का खिलाएंगे। बाहर के सारे काम उनसे ही करवाएंगे, जैसे सब्जी लाना, दूध लाना और भी घर के छोटे मोटे कई काम पिताजी ही करेंगे। हम दोनों घर की जिम्मेदारी से पूरी तरह फ्री रहेंगे। और फिर पिताजी को पेंशन भी तो मिलती है। तुम यह क्यों भूल जाती हो कि पैसा भी इसी घर के खाने पीने में खर्च करेंगे। हम खाने पीने में उनके ही पैसे खर्च करेंगे, उनकी पेंशन से खूब मजे लेंगे। गौतम की बात सुनकर माही खुश हो गई और अपने सास ससुर को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो गई। गौतम अपनी माँ को फ़ोन करके बोला, माँ,
माही की तबीयत बहुत ख़राब है। उसके 7 महीने पूरे हो गए हैं, अब 8वां महीना शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ आ जाती तो अच्छा होता। अब माही से काम नहीं हो पाता है और काम वाली भी यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लेती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। माँ, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को हारा थका घर वापस आता हूँ। मैं भी थक जाता हूँ। सीधी सादी निर्मला जी अपने बेटे की बातें सुनकर बोली, अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पिताजी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहू को इस हालत में अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है। निर्मला जी तो बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे से आने के लिए बोल देती है, लेकिन वह अपने बेटे बहू के इरादे से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि बेटा तो उन्हें बस घर की नौकरानी और उनके बच्चे की आया बनने के लिए बुला रहा था। शाम को निर्मला जी के पति राजेंद्र जी घर आए तो निर्मला जी बहुत ही खुश होते हुए अपने पति से बोली, सुनिए जी, बेटे का फ़ोन आया था, अपने पास आने के लिए बोल रहा है। हम दोनों को बुलाया है। बहू को पूरा समय होने वाला है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। निर्मला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी पूरे 2 महीने हैं बहू की डिलीवरी होने में। वहाँ पहले जाकर तुम क्या करोगी? जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। हमें ऐसे समय में बहू को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, और फिर उसकी तबीयत भी खराब रहती है। बेटा भी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है, बहू पूरे दिन घर में अकेली रहती है। यह समय ऐसा है कि बहू को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, और अब तो मैंने बेटे से भी हाँ कर दी है। चलो ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम ठीक समझो। अपनी पत्नी की जिद की वजह से राजेंद्र जी और निर्मला जी अगले 2 दिन बाद अपने बेटे बहू के पास पहुंच जाते हैं। अरे माँ, पिताजी, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। मैं अकेला सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था। अब से आप यहीं रहोगे, यह घर आपका ही है। निर्मला जी बोली, बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। तू बहू की भी चिंता मत कर, उसका भी मैं पूरा ख्याल रखूँगी। निर्मला जी धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेती है, पूरे घर के काम करती है। सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना, घर की सफाई, सब कुछ निर्मला जी ही करती है। बुढ़ापे के कारण निर्मला जी के हाथ पाँव में भी दर्द रहता था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती थी, सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू को बच्चा ठीक ठाक हो जाए। कभी कभी तो राजेंद्र जी अपनी पत्नी को दिन भर काम करते हुए देखकर कहते, अरे निर्मला, बूढ़ा शरीर है तुम्हारा, इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। सारा दिन इधर से उधर काम में ही लगी रहती हो। किसी का कितना भी कर लो, कोई भलाई नहीं देता, बाद में सब जूते ही मारते हैं। अजी, आप भी कैसी बातें करते हैं। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वह हमसे बहुत प्यार करता है, उसके साथ ही हमारा बहुत सम्मान भी करता है। निर्मला जी और राजेंद्र जी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी बहू की आवाज़ आई, माँ जी, मेरी कॉफ़ी का समय हो गया है, जल्दी से मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। बेटा, तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे समय में ज़्यादा कॉफ़ी पीना ठीक नहीं है। अब से पहले तुम 2 कॉफ़ी पी चुकी हो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। निर्मला जी बहू से बड़े ही प्यार से बोली, माँ जी, ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। जितना मैंने आपसे बोला है, सिर्फ आप उतना ही कीजिए। निर्मला जी को बहू की इस तरह की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और बहू के कहे अनुसार चुपचाप उसे कॉफ़ी बनाकर दे आती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया और एक दिन बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दादा दादी बनने की खुशी में निर्मला जी और उनके पति फूले नहीं समा रहे थे। निर्मला जी अपनी बहू की पूरी सेवा करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। अपने पोते के भी सभी काम निर्मला जी ही करती है। 1.25 महीना कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन अब बहू को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। अब जल्द से जल्द वह अपने ससुर को गांव भेजना चाहती थी। वह अपने पति से बोली, देखो गौतम, अब तुम ऐसा करो, अपने पिताजी को गांव भेज दो। उनके यहाँ रहने से मुझे बहुत दिक्कत होती है, बार बार सर पर पल्लू रखना पड़ता है। वह काम मुझसे नहीं होता, और वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती है, बार बार खांसते रहते हैं। कहीं इनकी वजह से हमारा बेटा बीमार ना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह गौतम अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आप गाँव चले जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर निर्मला जी बोली, बेटा, तू अपने बाबूजी को गांव जाने के लिए क्यों बोल रहा है?
माँ आप तो जानती है पिताजी को महीने भर से खांसी आ रही है। छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर हमारे बेटे को इन्फेक्शन लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि पिताजी कुछ दिन के लिए गांव चले जाते तो अच्छा होता। ठीक है बेटा, तो फिर अपने पिताजी के साथ साथ मेरा भी टिकट करवा दो, क्योंकि मैं भी इनके साथ गांव जाऊंगी। अरे माँ, आप अभी कैसे जा सकती हैं? अभी तो माही पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। हमारा बच्चा भी छोटा है। आप अपनी बहू को इस हाल में छोड़कर गांव जाने की बात कैसे कर सकती हो? आप अभी यहीं रहो। अपने पति को अकेला गांव भेजने का निर्मला जी का बिल्कुल भी मन नहीं है, और ख़ासकर तब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटे ने निर्मला जी को गांव जाने से रोक लिया और अपने पिता को पत्नी के कहने पर अकेले गांव भेज दिया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। निर्मला जी को राजेंद्र जी की बहुत याद आती है। कई बार उसने बेटे से भी गांव जाने के लिए बोला, लेकिन गौतम उन्हें हर बार मना कर देता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी और बेटे के लिए फ्री की काम वाली जो मिल रही थी। जब उनका बेटा 6 महीने का हो जाता है, तब गौतम और उसकी पत्नी बेटे के जन्म की खुशी में पार्टी रखते हैं, जिसमें वह अपने सारे ऑफिस के दोस्तों को, आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं। फंक्शन में पहनने के लिए निर्मला जी के पास कोई अच्छी सी साड़ी नहीं थी, क्योंकि वह जो साड़ी लाई थी वह सब पुरानी हो गई थी। इसलिए बहू से अपने लिए साड़ी मांगती है। पहले तो बहू बहुत बुरा मुंह बनाती है और फिर अपनी अलमारी से एक साड़ी निकाल कर निर्मला जी की तरफ फेंकते हुए बोली, यह लो, बहुत महंगी साड़ी है मेरी, जरा सी भी गंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं बहू, मुझे महंगी साड़ी नहीं चाहिए। मैं तो कोई भी सिंपल सी साड़ी पहन लूँगी। पहन लो माँ जी, तुमने तो पूरी ज़िंदगी में भी ऐसी साड़ी नहीं पहनी होगी जैसी आज मैं तुम्हें पहनने को दे रही हूँ। बहू की यह सब बात सुनकर निर्मला जी का मन खराब हो गया। बहू की साड़ी पहनने का भी उनका मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करती, उनके पास कोई ढंग की साड़ी भी तो नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने बहू की साड़ी पहन ली। अब बेटे बहू के घर में उनका एक पल के लिए भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने पति राजेंद्र जी को याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार आ गए। बेटा बहू बहुत खुश थे, लेकिन वहीं निर्मला जी अपने पति को याद करके बहुत उदास थी। थोड़ी देर बाद जब खाने का समय हुआ तो सब लोग खाना खाने लगे। तभी एक बच्चा आकर निर्मला जी की टेबल में धक्का दे देता है। प्लेट में रखी रसगुल्लों की कटोरी निर्मला जी की तरफ लुढ़क जाती है और रसगुल्ले की सारी चाशनी उनकी साड़ी पर गिर जाती है, जिस पर बेटा और बहू दोनों निर्मला जी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। सभी लोगों के सामने अपनी माँ की खूब बेइज्जती करते हैं। एक कोने में खड़ी निर्मला जी चुपचाप बेटी बहू की खरी खोटी सुने जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अंदर ही अंदर उस समय को कोस रही थी जब उन्होंने बहू से पहनने के लिए साड़ी मांगी थी। अगर बहू की साड़ी मांग कर ना पहनी होती तो शायद आज इतनी बेइज्जती ना सहनी पड़ती। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो अगले दिन निर्मला जी बहू की साड़ी को जैसे ही धोने के लिए चली, पीछे से माही चिल्लाते हुए बोली, मेरी साड़ी को घर में धोने की हिम्मत भी मत करना। महंगी साड़ी घर में नहीं धुलती, उन पर ड्राई क्लीन होती है, समझी तुम, बेवकूफ़ कहीं की। बहू निर्मला जी के हाथ से साड़ी छीनते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। अब एक एक पल काटना निर्मला जी को बहुत भारी हो रहा था। एक दिन निर्मला जी बाहर सब्जी लेने गई थी। आज मौका देखते ही उन्होंने अपने पति को फ़ोन मिला दिया और रोते हुए उन्होंने इतने दिनों की आप बीती अपने पति को फ़ोन पर बता दी। यह सब सुनकर राजेंद्र जी को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी बहुत आया, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और कोई उनका अपमान करे यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। राजेंद्र जी अगले 2 दिन के अंदर ही अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। वह अपने साथ एक बैग में कुछ सामान भी लाए थे, जिसे वह बाहर ही सोफे पर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद बहू अपने कमरे से निकल कर आई। जब उसकी नज़र सोफे पर रखे सामान पर पड़ी तो वह खोल कर देखने लगी। देखा तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर महंगी 2 साड़ियाँ रखी हुई थी, जिसे देखकर माही की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि साड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत थी
और महंगी भी बहुत थी। एक साड़ी की कीमत कम से कम 7 से 8 हज़ार तक की थी। माही ने उनमें से एक साड़ी पहन ली। उसे लगा कि ये साड़ी गौतम उसके लिए लेकर आया है, क्योंकि जब उसके ससुर जी घर आए थे तो माही उस समय अपने कमरे में सो रही थी और राजेंद्र जी तो सीधे ही अपनी पत्नी के कमरे में चले गए थे। तभी एकदम से गौतम भी घर आ गया। अरे माही, ये साड़ी तो तुम पर बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, तुम ही तो लेकर आए हो मेरे लिए। सच में माही, मैं ये साड़ी नहीं लाया। तभी कमरे के बाहर अपनी पत्नी के साथ खड़े राजेंद्र जी बोले, बेटा ये साड़ियाँ मैं लेकर आया हूँ अपनी पत्नी के लिए। गौतम गुस्सा होते हुए बोला, क्या पिताजी, इतनी महंगी साड़ियाँ, वह भी माँ पहनेगी? क्यों बेटा, क्या तुम्हारी पत्नी ही जानती है महंगी साड़ी पहनना? तुम इस गलत फहमी में मत रहना बेटा, क्योंकि तेरे बाप में अभी इतना दम है कि अगर तेरी माँ कहे ना तो उसके लिए साड़ियों का शोरूम खुलवा दूँ। लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा साधारण जिंदगी जीना पसंद करती है, इसलिए कभी महंगी साड़ी नहीं खरीदी, कभी अपनी इच्छा मेरे सामने नहीं जताई। किस लिए जानते हो? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि उसने हमेशा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करने के लिए कहा है, ना कि अपने शौक़ पूरे करने को कहा है। फिर राजेंद्र जी बहू से बोले, बहू बहुत महंगी साड़ी है ये, लाओ, वह तुम्हारी सास पर ही अच्छी लगेगी। माही फटाफट कमरे में गई और साड़ी उतार कर बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दी। राजेंद्र जी साड़ी उठाकर बहू के हाथ में देते हुए बोले, कोई बात नहीं बहू, ऐसी महंगी साड़ी तुमने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, इसलिए इस साड़ी को अब तुम अपने पास ही रख लो। और वैसे भी ये साड़ी तुमने पहन ली और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी की उतरन पहने। इतना कहकर राजेंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर गांव के लिए निकल जाते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर उसे ऐसा लगा कि बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने उसे झन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो। आज राजेंद्र जी ने अपने बेटे बहू का घमंड चूर चूर कर दिया था। दोस्तों, अपने बच्चों का भविष्य बनाने में माँ बाप अपना जीवन गुजार देते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। अपने बच्चों के खातिर वो अपने सभी शौक भी पीछे छोड़ देते हैं। वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को कुछ नहीं समझते, हमेशा उनका अपमान करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।